जो बात अखिलेश यादव के आज कई साल के बाद में समझ में आई है। मैं सोच रहा था कि जिस समय सीएम आवास धोया गया था गौमूत्र से, जिस समय उनको शूद्र बता करके ये कहा गया था कि आपसे ज़्यादा पवित्र जो वो गाय का मूत्र है और गाय का गोबर है, तो उस समय बात समझ में आ गई होती। लेकिन इस देश के ओबीसी के साथ दिक्कत क्या है, वो रोज़ पिट रहा है, रोज़ उसका शोषण हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म की पूंछ है, जो पाखंडवाद की पूंछ है और हिंदू धर्म की जो पार्टियां हैं उनकी पूंछ को नहीं छोड़ रहा है। जो बात अखिलेश यादव जी आज कह रहे हैं, यही अगर हम थोड़ा देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले अखिलेश यादव जी के दरवाजे पर बैठ करके, आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम 6 दिन तक बैठे रहे और 6 दिन तक हमारी बात को हमें कोई इज्जत नहीं दी गई, मान सम्मान नहीं दिया गया, हमसे बात नहीं की गई। हमने केवल 6 सीट मांगी थी मध्य प्रदेश में, 5 सीट वो जो जहाँ हम सेकेंड थे और 1 सीट वो जो हमने जीती थी। लेकिन कांग्रेस बात नहीं कर रही है। तो आज आप जिस कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, तो आपके सामने 1.5 साल पहले अखिलेश गिड़गिड़ा रहा था। अखिलेश भी कह रहा था टीवी में बैठ करके, मैंने तो भैया से सिर्फ 2 सीट मांगी थी। हाँ, भैया से चंद्रशेखर गिड़गिड़ा रहा था। तो ये बात समझ लेनी चाहिए इस देश को। देखिए, कांग्रेस कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कितनी बढ़िया, ये सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन इस बात के, अगर इस देश के सही मायने में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के नेता एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तो उनको इंडिया गठबंधन में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। उनको फिर कांग्रेस इनके पीछे पीछे होगी। अगर RJD, JDU, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और चाहे क्या नाम है वो और बहुत सारे लोग हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं, अगर वो एक मंच पर ईमानदारी से आ जाएंगे तो निसंकोच रूप से ये लोग तीसरी ताकत बन जाएंगे। और हो सकता है जब चुनाव हो, परिणाम आए, तो सेकंड लार्जेस्ट गठबंधन हो। लेकिन हो क्या रहा है कि कांग्रेस को माई बाप मान रखा है, और कांग्रेस को माई बाप मान करके कांग्रेस को माई बाप भी लोग मान रहे हैं, और कांग्रेस इस देश के अंदर सरकार भी बनाना चाहती है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़ा दिल भी नहीं दिखा रही है। अब कांग्रेस को कम से कम ये भी सीख लेना चाहिए कि जिस बीजेपी से तुम्हारा झगड़ा है, जिस बीजेपी से तुम्हारी लड़ाई है, वो बीजेपी ने 35 पार्टी और राजनीतिक दल उन्होंने शामिल किए, और ऐसे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका एक भी MLA नहीं है, जिनका एक भी MP नहीं है, जिनका काउंसलर तक नहीं है, उनको भी उन्होंने जिम्मेदारी दी है, उनको भी उन्होंने वाइज शामिल किया है, और सरकार बनने पर उनको क्या आश्वासन दिया है, किस आश्वासन के साथ में उनको शामिल किया है, ये बड़ी बात है। और दूसरी तरफ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो हिस्सेदारी मांगती है। उत्तर प्रदेश में तो चाह रही है कि 20 सीटों पर हमको लड़ाया जाए। लेकिन जहां कांग्रेस मजबूत है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अन्य राज्य जो हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना, वहाँ पर कांग्रेस हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से सीटें चाहिए, तो उसको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी सीटें देनी होंगी। और मध्य प्रदेश का तो ये हाल है गजेंद्र जी कि मध्य प्रदेश में पिछली बार 2018 का जो चुनाव हुआ था, उसमें बहुजन समाज पार्टी लगभग 65 सीटों पर दूसरे और तीसरे नंबर पर रही थी, और 6-7 सीट वो जीती थी। तो अब 65 सीटों पर तो बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी बनती है। 65 सीट अगर आप बसपा को दोगे, 65 नहीं दोगे तो 40 दोगे, 50 दोगे, तो कहीं ना कहीं बैठ करके तो बात करनी पड़ेगी। अभी क्या है कि JJP के साथ में बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में गठबंधन किया है। JJP जो वहाँ पर आदिवासी समाज की एक बड़ी पार्टी है, बड़ा राजनीतिक दल है। JJP और बसपा, आज आप नवोदय टाइम्स अखबार उठा करके देख लीजिए, उसका सेकंड पेज का हाफ जो है वो पूरा भरा हुआ है बहुजन समाज पार्टी और JJP के पक्ष में। आप समझिए कि इस देश के तमाम SC, ST, OBC नेताओं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो जिन विचारधाराओं से लड़ करके, जिन पार्टियों से लड़ करके अलग हुए थे या उन्होंने अपने राजनीतिक दल बनाए थे, अगर वो आज उसी पार्टी में शामिल होकर के सोच रहे कि उनका भला हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद को धोखा है, ये फूलेवाद को धोखा है, ये पेरियार रामास्वामी नायकर की विचारधारा को धोखा है, ये लोहिया की विचारधारा को धोखा है, ये उन तमाम महापुरुषों की विचारधारा को धोखा दे रहे हैं नेता, जिन विचारधाराओं की बात को ये कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं हम लोहिया के वंशज हैं, और ये दलित समाज की पार्टी वाले लोग ये कहते हैं बाबा साहब और फूले के वंशज हैं, तो उनको चाहिए कि वो तमाम अपने पुरखों की एक विचारधारा को लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, तीसरा गठबंधन जो बनाएं, और फिर कांग्रेस भी इनके पीछे होगी और बहुजन क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी भी इनके पीछे होगी। जो कांग्रेस ये नारा देती हो कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जी, और उन्हीं के नाम को लेकर के अर्चना गौतम बिग बॉस में जाकर के कांग्रेस का पक्ष रखती हो, जो अर्चना गौतम प्रियंका गांधी को बड़ी दीदी कहती हो, और वही क्या नाम है अर्चना गौतम जब प्रियंका गांधी से मिलने के लिए अपनी फैमिली के साथ आती हो, और प्रियंका गांधी का जो क्या नाम है निजी सचिव है, वो उसके साथ मारपीट करता हो, उस सचिव के खिलाफ, निजी सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अर्चना गौतम को पार्टी से निकाल दिया जाता हो, तो आप समझ लेना चाहिए कि पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो,
वहाँ पर जो बड़ी कुर्सियों पर लोग बैठे हैं वो आरएसएस के ही प्यादे हैं, वो आरएसएस के ही उनके, चाहे कांग्रेस के लोग हैं चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हैं। कच्चा जो है वो सबका खाकी है, और जिसका कच्चा खाकी है उसकी विचारधारा आरएसएस से मेल करती है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब, आप अगर ये सोचते हो कि हमको बीजेपी हरानी है इसलिए हम कांग्रेस को वोट दे दो, अच्छी बात है दे दो, लेकिन कांग्रेस को सत्ता में लाने के बाद भी क्या इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद, फूलेवाद या इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के हक हकूक जो वो रह पाएंगे, ये बड़ी बात है। हो सकता है कांग्रेस को सत्ता में लाने के बाद में आपको एक लड़ाई कांग्रेस से ही लड़नी पड़े, फिर ये भी एक बड़ी बात है। तो कांग्रेस क्या आपके हक हकूक देगी? राहुल गांधी पत्रकारों से तो ये पूछ लेते कि आप में कितने SC ST OBC के हैं। राहुल गांधी जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद तो कहते हैं कि जी जो निजी सचिव उनमें सिर्फ 3 OBC के। लेकिन अभी जरा ये भी देख लो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, टिकटों का बंटवारा किया है, उसमें कितनी हिस्सेदारी दी है। एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि हम महिला आरक्षण जो बिल आया उसके समर्थन में, तो उन्होंने अब कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? क्या इस उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में OBC का मुख्यमंत्री बनाएगी कांग्रेस? घोषणा करेगी क्या एक में OBC का, एक में दलित समाज का मुख्यमंत्री बनाएगी कांग्रेस? घोषणा करे? वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी पता है उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं मनुवादियों के हाथ में है, जिस मनुवादियों से इस देश के SC ST OBC का झगड़ा है। ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कमलनाथ ये कहते हैं कि छोड़िए अखिलेश बखलेश को, तो ये उनका अहंकार बोल रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं अब तो क्या नाम है, वहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो है वो SC ST एक तरफा तुम्हें वोट करेगा, दलितों का शोषण हो रहा है, तमाम बातें हैं, और अब तो तुम मुख्यमंत्री बने बैठे हो, अब तो तुम्हारी सरकार बनेगी। तो ये जो सपने हैं ना, ये सपने हैं। चुनाव वोटिंग से एक दिन पहले तय होता है। अगर वो उनकी भाषा इस प्रकार की है, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की भाषा इस प्रकार की है कि वो अखिलेश यादव को मतलब कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं या उनको बेइज्जत करें। हालांकि देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अखिलेश यादव इस बात के लिए डिजर्व करते हैं। अखिलेश यादव बेइज्जती अगर उनकी हो रही है तो वो डिजर्व करते हैं। अखिलेश यादव इतनी बार अपमानित होने के बाद में, और आज भी वो मुलायम सिंह यादव जी की डेथ के बाद में सारे कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से करा रहे हैं, उन्हीं प्रकाश के लोगों से के हाथों से करा रहे हैं, जिनकी वजह से वो शोषण उनका हो रहा है। और आज भी जो उनको गाली बक रहे हैं कौन लोग हैं? अरे वही लोग तो हैं जो मनुवादी लोग हैं। और फिर कहे साहब हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो तुम दुश्मन से सम्मान की उम्मीद करोगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको सम्मान की उम्मीद करनी तो अपने ही लोगों से करनी पड़ेगी, और अपने ही लोगों के बीच में अपने लोगों को सम्मान देना पड़ेगा और अपने लोगों से सम्मान लेना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती जी की राजनीति को जितना मैं समझ रहा हूँ, 40 साल से राजनीति में बहन जी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको राजनीति की समझ नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बड़ी नेशनल पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट है, तो उनको भी राजनीतिक समझ है। अब वो किस कारण से कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जी बीजेपी के दबाव में है, ईडी के दबाव में है, फलाना दबाव है, ढमाका दबाव है। मैं मान सकता हूं कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ समाज को भी सुरक्षित रखना है, पार्टी को भी सुरक्षित रखना है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं जाकर के पार्टी चले ना चले। देखिए, पार्टी रहे ना रहे, राजनीति चले ना चले, एक तो समाज का जो मान सम्मान है वो कभी दांव पर नहीं लगने दिया आज तक बहन जी ने। मैं बहन जी का विरोध भी करता हूँ बहुत सारी जगह, बहन जी का सम्मान भी करता हूँ। बहन जी का सम्मान अगर मैं आज कर रहा हूँ तो वो इसलिए भी कर रहा हूँ कि बहन जी ने कभी भी समाज के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। अगर वो जाकर के इंडिया गठबंधन में अभी तक शामिल नहीं हुई है, हो सकता है चुनाव से पहले हो भी जाए, बहुत सारी चीज़ें भविष्य कर्म में, लेकिन अगर वो नहीं हुई हैं और कह रही हैं हम अकेले लड़ेंगे, तो वो शायद इसलिए कह रही हैं क्योंकि जितना मान सम्मान, जितनी दावेदारी, जितनी हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन को देनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली है। और मैं ये भी जानता हूँ अंदर की बात कि बहन जी और सोनिया गांधी जी बहुत अच्छी मित्र भी हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनकी बातचीत भी आपस में होती है। तो फिर क्या कारण है? और प्रियंका गांधी बहन जी से अभी हाल ही में मिली भी थी, तो फिर क्या कारण है कि इन सारी चीज़ों के चलते बहन जी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई हुई है? क्यों? क्योंकि जो सम्मान, जो मान सम्मान, जो इज्जत समाज को, पार्टी को और बहन जी को मिलनी चाहिए थी, उनको लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा, तो साथ इसके चलते जब कांग्रेस चरम पे थी 80 के दशक में, 80 तक, तो नारा लगता था इस देश के अंदर, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंडिया जो है वो इंदिरा है और इंदिरा ही जो है वो इंडिया है। आज ऐसे नारा लग रहा है नमो भारत, नमो इंडिया, पता नहीं क्या क्या नारा लग रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये सत्ता के नशे में चूर चाहे तो अब वाले हों और चाहे तब वाले थे, वो भी नशे में चूर थे। वो नशे में चूर थे तो आज उनका ये हाल हुआ कि आज विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचे। और आज जो नशे में चूर हैं, ठीक है, वो भी ये सच्चाई है कि ये भी कल नहीं रहेंगे। उर्दू का शेर है कि तुमसे पहले जो है तख्ता नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो ये जो अपने आप को खुदा समझ करके तब बैठे हैं, इनको समझ लेना चाहिए कि तुमसे पहले नहीं रहे। और मैं बड़ी बात करूं, जिन्होंने लाल किला, ताजमहल, फलाना जो बनाया था, उनकी कब्रों पर घास जम गई, उनके नाम लेने वाले नहीं बचे, उनका ये पता नहीं चला कि वो गए कहाँ, उनके वंशज कहाँ हैं। तो ये जो लोग अपने आप को खुदा समझ करके बैठ गए, कांग्रेस ने ये गलती की थी तो उसका ये हाल हुआ।
बीजेपी वही गलती करी तो इनका भी यही हाल होगा। लोकतंत्र में जो जनमानस है उसकी भावनाओं को आप नहीं कुचल सकते हो। उनको मान सम्मान करना पड़ेगा, उनके फंडामेंटल राइट्स को उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संविधान को मानना पड़ेगा। अगर आप इनको कुचल करके आगे बढ़ना चाहोगे तो इस देश की जनता, इस देश का आवाम कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी राजनीतिक। तेलंगाना प्रवीण साहब के नेतृत्व में बसपा बहुत अच्छा काम करे, लेकिन इसके अलावा 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो मेरा अपना विश्लेषण है मैं आपको बता दूं, अगर बसपा का लोकल राजनीति, क्योंकि मैंने वहाँ देखा है तीनों राज्यों में घूम करके, अगर बसपा के लोकल नेता जो विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी का चयन ठीक तरीके से कर लेते हैं और जो उनका वोटर है उसको सही तरीके से मोबिलाइज कर लेते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि तीनों राज्यों में बसपा तीसरा एक बड़ा राजनीतिक दल बन के उभरेगा। और ये निश्चित रूप से आप लिख लीजिए कि वो हो सकता है बैलेंस ऑफ पावर बने। और मैं एक हमेशा से बसपा को एक सलाह देता हूँ, हालांकि मैं सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ, बहन जी स्वतः निर्णय लें, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपके हर स्टेट में 10-10, 5-5 MLA जीत करके आते हैं, 20-20 जीत करके आते हैं, हमारी शुभकामनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो इस बार बाहर से किसी पार्टी को समर्थन मत दीजिए, अपने लोगों को मिनिस्टर बनाइए, अपने लोगों को चेयरमैन बनाइए, उनको वहाँ सत्ता में शामिल हुई है। जब आप लोग सत्ता में शामिल होंगे तो आपकी पहली बात तो कि विधायक नहीं भागेंगे, और दूसरा ये वो पावर में रहेंगे तो अपने लोगों का भला भी कर पाएंगे। तो हमको अब ये जो बाहर से समर्थन देने वाली राजनीति है, ये बसपा को छोड़नी पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं सत्ता में शामिल हों, और सत्ता में शामिल होंगे तो समाज का भला होगा। बाहर से खड़े होकर के हम कहें हमने बाहर से समर्थन दे दिया सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। और भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, अगर हम राजनीति में हैं तो हमको राजनीति करनी पड़ेगी और अपने लोगों का भला करना पड़ेगा। कांग्रेस में आजीवन समय बिताने के बाद में प्रवण मुखर्जी, बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको आपके सवाल का जवाब में, अगर प्रवण मुखर्जी पूरी जिंदगी कांग्रेस में निकालने के बाद में और इनाम स्वरूप कांग्रेस उनको राष्ट्रपति भी बना देती है, और राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी प्रवण मुखर्जी जाकर के कच्छा पहन करके आरएसएस की शाखा में शामिल होते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया जवाब आपका नहीं हो सकता। कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व पर लोग बैठे हैं वही कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस ने पहले आरएसएस बनाई और जब आरएसएस ने बाद में बीजेपी और जनसंघ बनाए, तो ये सब एक ही घर के लोग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक और उदाहरण देता हूँ, कपिल मिश्रा दिल्ली में कपिल मिश्रा का नाम सुना था, आजकल बीजेपी में, पहले आम आदमी पार्टी में जल मिनिस्टर हुआ करते थे, वो आम आदमी पार्टी में मिनिस्टर हुआ करते थे। उनकी मम्मी अन्नपूर्ण मिश्रा बीजेपी में महापौर हुआ करती थी, उनका छोटे वाला भाई कांग्रेस में हुआ करता था। तो ये ब्राह्मणों से सीख लो, वो 4 भाई 4 पार्टियों में रहते हैं, शाम को एक ही जगह बैठ करके खाना खाते हैं, विचारधारा सब में एक ही जैसे, सब में एक ही खून है। बस इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी में ही थे, तो वो वहाँ से आए हैं। देखिए पहले वो RLD में हुआ करते थे, फिर वो बसपा में गए, बसपा ने सब कुछ दिया उनको, बसपा से कूद करके वो बीजेपी में गए, बीजेपी में जब उनका दम घुटा तो फिर सपा में आ गए। अभी उनकी बेटी जो है वो सांसद है बदायूं से, संघमित्रा मौर्य, तो वो हैं वहाँ पर, वो रहेंगी, आएंगी, जाएंगी। हो सकता है कि वो 2024 में उनका जब टिकट कट जाए तो वही फिर समाजवादी पार्टी में या बसपा में या कहीं और दूसरी जगह चले जाए। तो ये राजनीतिक सवाल हैं। राजनीतिक लोग जो भी हैं, XYZ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, वो जो आदमी एक बार पद पर आ गया, MLA MP बन करके, मिनिस्टर बन करके, तो वो अपने स्टैंडर्ड को, अपने स्टेटस को जारी रखना चाहता है, और उसके लिए उसको किसी भी राजनीतिक पार्टी का सहारा लेना पड़े, वो वहाँ जाएगा। उसको चाहिए कि वो लाल बत्ती उसकी बनी रहे।